So if you have seen the previous video and now you are continuing with this video, you have known that carbon, what is special about carbon and what are hybridizations of carbon. We have already seen how sp, sp2, sp3 hybridizations form. And चलिए जल्द से जल्द आप लोग अपना नोटबुक ले लीजिए, बैठ जाइए मेरे साथ साथ। आप लोग इस चैप्टर को या इस वीडियो के साथ साथ इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को आप लोग खत्म करने वाले हैं, ठीक है? राइट सर। सो पॉज कीजिए, जाइए नोटबुक लेके आ जाइए। राइट नाउ टुडे व्हाट आई विल टेल यू इज अबाउट ऑर्गेनिक रिएक्शंस। Okay, about organic chemistry, what different it is, how different it is, and about organic reactions. Whenever you see any organic reaction, you will find few things in there. जनरली हम लोग जब एक केमिकल रिएक्शन लिखते हैं तो हम लोग बताते हैं, राइट, अ केमिकल रिएक्शन व्हेन वी सी इट वी से रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स. But in organic chemistry you do not have anything called as reactants and products. What do we write an organic reaction as? How do we read it? We write it as substrate. I'll explain क्या है substrate, क्या है reagent, ये सारी चीजें. We will have something called as a substrate, we will have something called a reagent. ये दोनों आपस में रिएक्शन होगा, ओके, कौन किस पे अटैक करेगा, we will talk about that. They will form an intermediate, and this intermediate will finally form product. Let us see what is happening, what is substrate, what are reagents, what is intermediate. Let us see all these things, okay? So in normal chemical or reactions, what happens is you have something called as reactants, because A reacts with B, B also reacts with A. That is why we call A and B both to be reactants. ओके, बट दैट मीन्स ए भी जाके बी पे कोलाइड करता है, कोलिजन होता है उन दोनों के बीच में, बी भी जाके ए पे कोलिजन करता है, इसीलिए उनको रिएक्टेंट्स बोलते हैं. बट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसा होता नहीं है सर. क्या होता है, आप लोग देखेंगे कि सर एक कंपाउंड ऐसा रहता है जिसके ऊपर अटैक होता है, वो खुद जाके कभी भी अटैक नहीं करता है, और एक कंपाउंड ऐसा होता है जो जाके अटैक करता है. आ रहा है समझ में आप लोगों को? तो लेट अस अंडरस्टैंड कौन है जो जिसके ऊपर अटैक हो रहा है और कौन है जो जाके अटैक कर रहा है. ओके, सो व्हाट एग्जैक्टली इज अ सबस्ट्रेट? इट इज द स्पेसेस, ओके, ऑन विच अटैक टेक्स प्लेस. This is a spaces on which attack takes place. Okay, that means substrate के पास क्या होता है सर? आप लोग याद रखेंगे इस बात को. substrate के पास होता है site of reactivity. A substrate has got site of reactivity. इस साइट ऑफ रिएक्टिविटी की वजह से, आई विल टेल यू व्हाट आर साइट ऑफ रिएक्टिविटीज, उसका एग्जांपल्स भी मैं बात करूंगा. ये साइट ऑफ रिएक्टिविटी के वजह से सबस्ट्रेट रिएक्टिव बन जाता है, ओके, जिसके वजह से उस मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक होता है. सर क्या है ये, जरा एक्सप्लेन कर दीजिए हम लोगों को. देखो, इफ यू आर हैविंग ए कार्बन एटम अटैच्ड विद अ हाइड्रोजन एटम, when a carbon atom and a hydrogen atom are attached like this, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कुछ खास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं रहता है. They do not have much electronegativity difference among themselves, in between them, due to which if there is a positively charged spaces, okay, or a negatively charged spaces, it has got no site of reactivity over here. मतलब कहां जाके अटैक करना है, कोई साइट यहां पे अवेलेबल दिख नहीं रहा है. बट वही आप लोग अभी कंपेयर कीजिए सर, वही अगर एक कार्बन अगर एक हेलोजन के साथ अटैच्ड है,
ये हेलोजन कौन हो सकता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है। यू विल सी दैट हेलोजन के ऊपर हेलोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ये काफी ज्यादा है एज कॉम्पेयर टू कार्बन, ड्यू टू विच क्या होता है, हेलोजन ना अपना इलेक्ट्रॉन्स को, ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है इसको अपने तरफ पुल करेगा, जिसके वजह से योर हेलोजन विल हैव डेल्टा नेगेटिव चार्ज, दैट इज अ स्लाइटली नेगेटिव चार्ज ओवर हियर, एंड योर कार्बन इज गोइंग टू हैव अ स्लाइट पॉजिटिव चार्ज। अब सोचो सर, अगर एक पॉजिटिवली चार्ज स्पेसिस आता है, अगर एक पॉजिटिवली चार्ज स्पेसिस आता है, देन उसको क्लियरली पता है कि वो किधर जाएगा, दैट मीन्स इट विल अटैक ऑन द नेगेटिव। एंड अगर एक नेगेटिवली चार्ज स्पेसिस आता है, वो क्लियरली जाके ये पॉजिटिव साइड पे अटैक करेगा। That means what I am trying to tell you over here is whenever you are having a substrate, you are having a molecule or a compound which is having site of reactivity. A molecule or a compound which is having site of reactivity. ये site of reactivity क्या हो सकता है? एक फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, एक पोलर बॉन्ड हो सकता है, राइट? सो एक अनसेचुरेशन हो सकता है। इन सब को हम लोग साइट ऑफ रिएक्टिविटी बोलेंगे। इसके बारे में और डीपली भी हम लोग देखने वाले हैं, सो डोंट वरी। एंड नाउ हम लोग देखेंगे व्हाट एग्जैक्टली डू वी मीन बाय अ रिएजेंट। Okay, the reagent is otherwise called as nothing but the attacking spaces. Is otherwise called as what, sir? The attacking spaces. reagent कौन है? reagent सर वो मॉलिक्यूल है जो अटैक करने वाला है। reagent एक अनस्टेबल या एक पॉजिटिवली चार्ज या एक नेगेटिवली चार्ज स्पेसिस होता है जो जाके आपके सबस्ट्रेट के ऊपर अटैक करता है। ओके, reagents are those, ओके, वो पॉजिटिवली चार्ज हो सकता है, नेगेटिवली चार्ज हो सकता है, कभी कभी न्यूट्रल भी रह सकता है, राइट? बट दीज आर दोज स्पेसेस जिनके पास या तो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है या इलेक्ट्रॉन्स कम है, या ये थोड़ा सा अनस्टेबल है, जिसके वजह से ये स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए जाते हैं और सबस्ट्रेट के ऊपर अटैक करते हैं। आई होप यू पीपल अंडरस्टूड दिस। अब होता क्या है sir, once the reagent has attacked on the substrate, there will be the formation of an intermediate. एक intermediate का formation हो जाता है sir. Now what is intermediate? तो चलिए देखते हैं हम लोग सर intermediate होता क्या है। तो आप लोग देखेंगे an intermediate is nothing but a species, कोई भी chemical compound है ये एक species, okay, which is having low lifespan, or I have to say short lifespan, that is much better. With the one which is having short lifespan मतलब ये बनता है और immediately ये टूट जाता है या react कर जाता है, right? It has a short lifespan. It is highly unstable. हाईली अनस्टेबल, इंटरमीडिएट्स काफी ज्यादा अनस्टेबल होते हैं। ये अपने आप को स्टेबल करवाने के लिए किसी के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं, कैसे भी करके ये ब्रेक होके प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। ओके, एंड इंटरमीडिएट्स कौन कौन से टाइप के होते हैं, क्या क्या होते हैं, उसके बारे में हम लोग देखेंगे थोड़ा आगे जाके, राइट? तो अब प्रोडक्ट्स तो आप लोगों को पता है, दीज आर द फाइनल स्टेबल कंपाउंड्स विच आर फॉर्म्ड इन अ रिएक्शन। सो आई होप आप लोगों को अब एक छोटा सा आइडिया आया होगा कि सर सबस्ट्रेट क्या है, द स्पेसिस ऑन विच अटैक इज गोइंग टू टेक प्लेस, मतलब ये खुद जाके किसी पे अटैक नहीं करने वाला है, इसके पास साइट ऑफ रिएक्टिविटी रहता है और इसके ऊपर आके रिएजेंट्स अटैक करते हैं। ओके सर, रिएजेंट्स क्या है? रिएजेंट्स वो स्पेसिस है जो जाके अटैक करते हैं किसके ऊपर? सबस्ट्रेट के ऊपर। सर जब रिएजेंट जाके सबस्ट्रेट पे अटैक करता है, व्हेन इट इज अटैकिंग ऑनटू द सबस्ट्रेट, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ अ स्पेसिस व्हिच इज हैविंग अ वेरी शॉर्ट लाइफ स्पैन, व्हिच इज हाईली अनस्टेबल, व्हिच इज हाईली रिएक्टिव। ओके, मैं यहां पे लिख देता हूं, इसको ऐड कर देता हूं। आपका जो इंटरमीडिएट्स होते हैं ये हाईली रिएक्टिव भी होते हैं। So they are highly reactive and hence they will immediately break and the intermediates will result in the formation of your products.
सिंपल, राइट? ओके, तो सर आप ना अब हम लोगों को थोड़ा थोड़ा समझा दीजिए कि सर ये जो रिएजेंट के बारे में आप बता रहे हैं, ये रिएजेंट कितने टाइप के होते हैं और इनके बारे में आप थोड़ा और बता दीजिए। सबस्ट्रेट्स तो हम लोग देखने वाले हैं सर, सबस्ट्रेट क्या क्या हो जाएंगे। सो लेट अस अंडरस्टैंड सर इंटरमीडिएट कौन कौन से हैं। ओके, व्हाट ऑल आर द इंटरमीडिएट्स? ओके, लेट अस सी देम and let us understand intermediates and as well as our reagents. okay, reagents सबसे ज्यादा, intermediates तो हम लोग reactions जब लिखते जाएंगे reactions तो हम लोग intermediates के बारे में देखेंगे। तो अब हम लोग ज्यादा से ज्यादा फोकस करेंगे reagents के ऊपर। ओके, सो इफ आई एम हैविंग reagents, तो जनरली reagents कितने टाइप के हैं सर? okay, let me show it to you. Your reagents can either be okay positively charged, जिन्हें हम लोग बोलते हैं electrophiles. I'll tell you what they are. Your reagents can also be nucleophiles. okay, and your reagents can also be free radicals. Free radicals. okay, the reagents can either be electrophiles, they can be nucleophiles or they can be free radicals. तो एक एक करके हम लोग देखते हैं सर ये है क्या, और उनका एग्जांपल्स भी देखेंगे। Now what is the meaning of an electrophile? The word breaks down like this sir. Electro comes from the word electron. ओके, तो एक्चुअल में ये इलेक्ट्रॉन तो मैं नहीं बोलूंगा, इसे मैं बोलूंगा नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है सर? नेगेटिव चार्ज। सो इसीलिए इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं? नेगेटिव चार्ज। ओके, लविंग स्पेसेस। फिलिक मतलब लव, अट्रैक्शन। तो इलेक्ट्रोफाइल्स आर दोज स्पेसेस विच गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। दे गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। तो आप लोग मुझे बताइए कौन सा चार्ज है जो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है? ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो पॉजिटिव है जो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। सो इलेक्ट्रोफाइल्स जो है ये पॉजिटिवली चार्ज स्पेसेस होते हैं। ये क्या होते हैं सर? पॉजिटिवली चार्ज स्पेसेस होते हैं और ये नेगेटिव के तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ये क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज स्पेसेस होते हैं और ये नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो सर आप थोड़ा सा हम लोगों को इलेक्ट्रोफाइल्स का एग्जांपल्स बता दीजिए। तो इलेक्ट्रोफाइल का एग्जांपल्स है, ओके, मैं बता दूं एक एक करके आप लोगों को इलेक्ट्रोफाइल्स का एग्जांपल्स से। एक सिंपल सा एग्जांपल अगर मैं बोलूं, H प्लस इज एन इलेक्ट्रोफाइल। okay, H plus is an electrophile and your Na plus I can call it as an electrophile. Positively charged spaces, आप कोई भी positively charged spaces के बारे में सोच सकते हैं। यहां पे मैं बोलूंगा कि Br plus is also an electrophile और Cl plus is also an electrophile। आप बोलेंगे सर ब्रोमीन पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन पॉजिटिव चार्ज, ये पॉसिबल है क्या? देखेंगे हम लोग ये कब पॉसिबल होगा और कैसे पॉसिबल होगा, उसको भी हम लोग देखेंगे, राइट? ओके, नाउ लेट मी टेल यू व्हाट आर न्यूक्लियोफाइल्स। न्यूक्लियो comes from the word nucleus. न्यूक्लियस क्या होता है सर? पॉजिटिवली चार्ज होता है। ओके, तो पॉजिटिव लविंग स्पेसेस, फिर से फिलिक मींस लव। ओके, पॉजिटिव लविंग स्पेसेस। और आप लोग मुझे बताइए अभी पॉजिटिव लविंग स्पेसेस कौन होंगे सर? जो नेगेटिव होगा वही तो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है। नेगेटिवली चार्ज स्पेसेस गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज स्पेसेस। नाउ नेगेटिवली चार्ज स्पेसेस कौन कौन से हैं? सर देखिए आप, OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन, ओके, योर Br माइनस, I माइनस, ओके, Cl माइनस, ये सारे जो है आपका न्यूक्लियोफाइल्स का एग्जांपल्स हैं। तो आप लोग गौर से देखिए सर इन सबको। इलेक्ट्रोफाइल्स पॉजिटिवली चार्ज स्पेसेस, इलेक्ट्रोफाइल्स इलेक्ट्रॉन लविंग स्पेसेस, nucleophiles negatively charged spaces and they are positive loving spaces.
ओके, तो सर एक न्यूक्लियोफाइल और अगर एक इलेक्ट्रोफाइल मुझे मिल जाता है तो मैं क्लियरली बता दूंगा सर मेरा न्यूक्लियोफाइल जो है वो जाके पॉजिटिव पे अटैक करेगा, जहां पे पॉजिटिव साइट रहेगा वहां अटैक करेगा, और जो मेरा इलेक्ट्रोफाइल रहेगा वो जहां पे नेगेटिव साइट रहेगा वो वहां पे जाके अटैक करने वाला है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? सर आप ये तो नहीं बताया सर ये क्या है, ये जो कार्बन फ्री रेडिकल है, राइट? कार्बन फ्री रेडिकल्स आर ऑल्सो अ टाइप ऑफ रिएजेंट्स। जनरली ये भी अपना अटैक करते हैं, ये भी अपने रिएक्शन में अटैक शो करते हैं, एक चेन इनिशिएशन में भी ये हेल्प करते हैं। तो हम लोग देखते हैं ये फ्री रेडिकल्स हैं क्या एक्चुअली। whenever you are having a unbonded and unpaired electron left with an element, जैसे कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन रहता है सर, 4 में से 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो कोई कोई एटम के साथ अपना इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लिया, बट एक इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन अगर बच जाता है तो इसे हम लोग एक फ्री रेडिकल बोलते हैं। ओके, फ्री रेडिकल सिर्फ कार्बन के नहीं, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। आपका क्लोरीन का भी फ्री रेडिकल हो सकता है, आपका एक एल्काइल ग्रुप का भी फ्री रेडिकल्स आ सकते हैं, CH3 डॉट ऐसे, राइट? सो आपको क्या है फ्री रेडिकल्स मतलब ये डॉट, दैट मीन्स एन अनपेयर्ड अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलेंगे सर? एक फ्री रेडिकल बोलेंगे। ये भी बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो सर आपने ये तो बता दिया इलेक्ट्रोफाइल होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है, फ्री रेडिकल होता है। क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल्स, न्यूक्लियोफाइल्स या इंटरमीडिएट्स ये बनते कैसे हैं और क्या क्या होता है इनमें? ये तो नेक्स्ट हम लोग वही देखने वाले हैं सर। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच आई विल ट्राई एक्सप्लेनिंग यू पीपल इज दिस। वंस आप लोग इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल समझ गए हैं, अगर आप लोग समझ गए हैं व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल एंड फ्री रेडिकल, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। तो देखते हैं, रुकिए। एक चीज याद रखेंगे आप लोग हमेशा, जो रिएजेंट्स होते हैं वो जनरली पेयर में ही आते हैं। जनरली जो हमारे रिएजेंट्स होते हैं ये जनरली पेयर में ही आते हैं। मेरा कहने का मतलब क्या है सर? रिएजेंट्स ये वो है जो हम लोग एक रिएक्शन में ऐड करते हैं, एक सबस्ट्रेट को जाके ये जो अटैक करते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूंगा NaOH इज अ रिएजेंट। बहुत सारे रिएक्शंस में हम लोग NaOH को यूज करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। नाउ दिस सोडियम हाइड्रोक्साइड विल ब्रेक अप इनटू Na प्लस एंड OH माइनस। तो क्या आप लोगों को यहाँ पे एक इलेक्ट्रोफाइल और एक न्यूक्लियोफाइल दिख रहा है? Obviously दिख रहा होगा, isn't it? Na plus positively charged, it's nothing but an electrophile. OH minus negatively charged and it is nothing but a nucleophile. I hope आप लोगों को समझ में आए ये। In the same way आप लोग बहुत सारे देख सकते हैं सर, H2O breaks up in order to give you H plus and OH minus, an electrophile and a nucleophile. HCl gives rise to a H plus and a Cl minus. Okay, these are the examples of different reagents जो हम लोग यूज करने वाले हैं, राइट? तो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं सर। whenever a chemical reaction takes place, old bonds are going to break and new bonds are going to form. इतना तो हम लोगों को सबको पता है सर। एक केमिकल रिएक्शन जब होता है ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक होना चाहिए और न्यू बॉन्ड्स फॉर्म होना चाहिए। अब हम लोग देखने वाले हैं ये जो ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक होंगे ये कैसे होते हैं। ये अगर हम लोगों को समझ में आ जाएगा तो हमें समझ में आ जाएगा सर कभी भी एक रिएक्शन हो रहा है तो उनमें बॉन्ड ब्रेकिंग जो है वो किस तरीके से हो रहा है। ओके, राइट। सो अब मैं इसको लिख देता हूं बॉन्ड क्लीवेज। ओके, बॉन्ड क्लीवेज। नाउ दिस बॉन्ड क्लीवेज कैन हैपन इन 2 ways, या बॉन्ड फिजन भी बोल सकते हैं हम लोग, FISSION, बॉन्ड फिजन भी बोल सकते हैं। नाउ दिस बॉन्ड फिजन या बॉन्ड क्लीवेज जो है ये 2 तरीके से हो सकता है सर। वन इज हेटेरोलाइटिक फिजन, वन इज होमोलाइटिक फिजन। चलिए अब हम लोग इन दोनों को समझते हैं। देखिए सर बहुत सिंपल है ये, राइट?
से ये आप है और ये आपका दोस्त। नाउ बोथ ऑफ यू स्टार्टेड अ स्मॉल बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग टुगेदर। ए ने भी, मतलब आपने भी कुछ इन्वेस्ट किया, आपके दोस्त ने भी कुछ इन्वेस्ट किया, कुछ दिन तक आप दोनों ने इस बिजनेस को चलाया। उसके बाद आप चाहते हैं कि आप अलग हो जाए और आपका दोस्त चाहता है कि वो भी अलग हो जाए। एज यू पीपल आर फ्रेंड्स, व्हाट विल हैपन? यू विल टेक योर ओन इलेक्ट्रॉन, दिस फेलो विल टेक हिज ओन इलेक्ट्रॉन, योर फ्रेंड विल टेक अवे हिज ओन इलेक्ट्रॉन, और आप दोनों अलग हो जाएंगे। तब क्या बनता है? ए आपका खुद का इलेक्ट्रॉन आप ले लिए, बी उसने अपना खुद का इलेक्ट्रॉन ले लिया। इस टाइप का फिजन जो होता है ना सर, इसको हम लोग बोलते हैं होमोलाइटिक फिजन। होमोलाइटिक फिजन। और याद रखिएगा, कोई भी एलिमेंट के ऊपर एक सिंगल डॉट, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्या अभी अभी हम लोग ऐसा कुछ देखें? यस, हम लोग देखे हैं फ्री रेडिकल्स। तो अभी अभी हम लोग पता कर लिए कि सर ये फ्री रेडिकल्स बनते कैसे हैं। व्हेनेवर देयर इज होमोलाइटिक फिजन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स। चलिए, बहुत अच्छा बात है। बट अब सोचिए, आपका एक दोस्त क्या किया, आपके साथ बिजनेस नहीं किया, उसने इन्वेस्ट किया एक ग्रीडी पॉलिटिशियन के साथ या एक ग्रीडी इंसान के साथ, एक गुंडे के साथ, राइट? तो अगर इसने उसके साथ बिजनेस किया और एक दिन ये बंदा उस बिजनेस से हटना चाहता है, तो ये बंदा क्या करेगा? ही इज अ ग्रीडी फेलो। क्या ये छोड़ेगा पैसा? नहीं छोड़ेगा। ये क्या करेगा? दोनों इलेक्ट्रॉन, दोनों का इन्वेस्टमेंट वो खुद ले लेगा और बोलेगा तू कौन है, जा यहां से जा। That means here what is going to happen is B is going to take away both the electrons और B बन जाएगा B माइनस और A बन जाएगा A प्लस। तो यहां पे क्या हो रहा है सर? B is nothing but your nucleophile बोल सकते हैं, because it is negatively charged species, and A plus is nothing but an electrophile because it is nothing but your positively charged species बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे किस टाइप का फिजन हुआ सर? यहां पे तो आपने बोल दिया होमोलाइटिक फिजन हुआ। यहां पे क्या हुआ? यहां पे हम लोग इसे बोलते हैं हेटेरोलाइटिक फिजन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? हेटेरोलाइटिक फिजन। सर आपने ये तो समझा दिया कि कहां पे यहां पे होमोलाइटिक फिजन हो रहा है, यहां पे हेटेरोलाइटिक फिजन हो रहा है। सर हम लोग कैसे समझेंगे कि एक रिएक्शन अगर हम लोगों को दिया जा रहा है तो कहां होमोलाइटिक फिजन होता है, कहां हेटेरोलाइटिक फिजन होता है, वो भी समझाता हूं मैं आप लोगों को। ठीक है, चलिए देखते हैं। जब भी से फॉर एग्जांपल आप एक पोलर मीडियम लेते हैं, से फॉर एग्जांपल आप क्या लेते हैं? आप एक पोलर मीडियम लेते हैं, ठीक है? इन प्रेजेंस ऑफ अ पोलर मीडियम, तो मैं यहां पे एक्सप्लेन करता हूं। तो देखिए सर, दिस इज ए एंड दिस इज बी। ए और बी के बीच में, ओके, ए और बी के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, सोचो। बट स्टिल ये क्लीव नहीं हो रहा है, हेटेरोलाइटिकली क्लीव नहीं हो रहा है। बट अगर मैं यहां पे क्या करूंगा, मैं एक पोलर मीडियम ले लूंगा। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोलर मीडियम? इस मीडियम में पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज दोनों रहता है, इसे हम लोग बोलते हैं पोलर मीडियम। जैसे कि फॉर एग्जांपल वाटर। वाटर में क्या होता है सर? वाटर कैन स्प्लिट आउट इनटू H प्लस एंड OH माइनस। आप लोग देखेंगे अभी क्या होगा, अगर मैं एक पोलर मीडियम में इस रिएक्शन को करता हूं तो क्या होगा? H प्लस विल गो क्लोजर टू योर B माइनस एंड इट विल फेवर द हेटेरोलाइटिक फिजन। मतलब H प्लस यहां बोलता है, अरे B एक काम करो, दोनों इलेक्ट्रॉन लेके आ जाओ, मैं पॉजिटिवली चार्ज हूं, तुम मेरे साथ बॉन्डिंग कर सकते हो या तुम मेरे साथ अट्रैक्ट हो सकते हो। और यहाँ पे आपका OH माइनस जाता है और OH माइनस बोलता है, अरे ये B बहुत ग्रीडी है, छोड़ो छोड़ो उसको, अपना इलेक्ट्रॉन्स दे दो और मेरे पास आओ, मेरे पास नेगेटिव चार्ज है, मैं तुम्हें इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकता हूं। सो दैट मीन्स यहां पे क्या हो रहा है? दीज पोलर मीडियम, दैट मीन्स दीज H प्लस एंड OH माइनस आयंस प्रेजेंट इन द पोलर मीडियम आर फेवरिंग हेटेरोलाइटिक फिजन। दे आर फेवरिंग व्हाट सर? हेटेरोलाइटिक फिजन। हेटेरोलाइटिक फिजन होने के लिए ये लोग मोटिवेट करते हैं। तो एक तरीके से आप लोग अब क्या समझ सकते हैं सर, हेटेरोलाइटिक फिजन कब होगा, होमोलाइटिक फिजन कब होगा बोलने से आप लोग देखेंगे हेटेरोलाइटिक फिजन में take place 2 points when there is electronegativity difference
okay, negativity difference between the two atoms, okay, and the second one when it will take place is whenever you are having a polar medium. Okay, whenever you are having a polar medium, heterolytic fission can take place, and whenever you are having a large electronegativity difference between the two atoms, even in such case what will happen is even in that case what will happen is you will be having your heterolytic fission. सर होमोलाइटिक फिजन तब कब होगा? तो होमोलाइटिक फिजन कब होगा? जनरली नॉन पोलर मीडियम के प्रेजेंस में. जनरली कब सर? नॉन पोलर मीडियम के प्रेजेंस में, or when the electronegativity difference is less, or when the electronegativity difference is less. Okay, so now in this particular video I hope आप लोगों को समझ में आया होगा कि सर एक रिएक्शन मैकेनिज्म अगर मुझे समझना है तो सर हमें सबसे पहले जानना है कि सर सबस्ट्रेट क्या होता है, रिएजेंट क्या होता है, इंटरमीडिएट क्या होते हैं, ओके, प्रोडक्ट कैसे बनता है. सर फॉर अ रिएक्शन टू टेक प्लेस हमें पता है दैट द ओल्ड बॉन्ड्स हैव टू ब्रेक एंड द न्यू बॉन्ड्स हैव टू फॉर्म. तो अब हम लोग सीखे कि एक ओल्ड बॉन्ड ब्रेक कैसे होता है. तो हम लोग देखे ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होने के दो तरीके हैं, वो हेटेरोलेटिकली भी ब्रेक हो सकता है, होमोलेटिकली भी ब्रेक हो सकता है. हम लोग अभी देखे सर हेटेरोलेटिकली अगर फिजन होना है तो क्या क्या कंडीशंस होना चाहिए, देख लिया हम लोग यहाँ पे. और सर होमोलेटिक फिजन होना है तो क्या क्या कंडीशंस होने चाहिए. सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं राइट सर इंटरमीडिएट्स कौन कौन से होते हैं, उनका स्टेबिलिटी कैसे कैसे डिसाइड होता है, एक ऑर्गेनिक रिएक्शन को कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इफेक्ट करते हैं. नेक्स्ट वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है सर. इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, सारे इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स विच इफेक्ट्स एन ऑर्गेनिक रिएक्शन हम लोग देखने वाले हैं. सो this will be it in today's video. I hope you people have understood it. We will surely meet in our next video. Thank you.